Hi everyone, welcome to Learn with Radha. In this video, we will discuss chapter 6 Life Processes, and this is taken from class 10 NCERT book. First part is nutrition. So in this video, we will discuss about nutrition. First of all, what is a life process? What are life processes? So life processes are the processes which together perform the maintenance functions of living organisms like nutritional processes, respiration, excretion, etc., which requires energy. So when an organism is sleeping, then also there are some processes going on in its body. So these processes like respiration, excretion, they has to be performed together one by one, or there are some coordination between them. So this coordination and these processes, they are together necessary for मेंटेनेंस. इन प्रोसेसेस को या तो एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि नॉर्मल जो बॉडी का फंक्शन है वो कंटिन्यू रहता है इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्लीप्स. दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस गोज़ ऑन, ये चलते ही रहते हैं. और इन सारे प्रोसेसेस को हम जब एक साथ लेते हैं तब इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इनमें से एक भी प्रोसेस रुक गया तो लाइफ को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता. फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव, दीज प्रोसेसेस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. So the maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, and for this energy is needed. एक organism का जो maintenance process है उसको करने के लिए हमें कोई भी internal या external damage जो हो रही है body को, उससे हमें बचाना होता है और उसके लिए हमें energy की requirement होती है. तो ये energy आती कहाँ से है? वो आती है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और बाहर से आती है. ऑर्गेनिज्म को बाहर से वो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है जो कि बाहर से आ रही है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ energy, a source of energy from outside of the body of the organism to the inside, and this process is called nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Suppose कोई organism है जिसको grow करना है तो उसके लिए nutrition जो है वो different होगा. उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होगा ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो. तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द न्यूट्रिशन चेंजेस. द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड. तो हमें पता है कि जो भी मटेरियल अर्थ पे प्रेजेंट है वो कार्बन बेस्ड है. कार्बन बेस्ड क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इवॉल्व होती है. कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है. इसी तरह जो भी फूड सोर्सेज हैं वो भी कार्बन बेस्ड हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. सो कार्बन सोर्सेज डिफरेंट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की नीड्स भी डिफरेंट हैं, न्यूट्रिशनल नीड्स भी डिफरेंट हैं, इसीलिए उनके प्रोसेसेस भी डिफरेंट हैं. वो आगे हम देखते हैं. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ हैं हेट्रोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ. जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
जो भी उनको अवेलेबल एक्सटर्नल सोर्सेज जो भी मिल रहे हैं उनसे वो अपना सिंपल फूड मटेरियल जो है फॉर्म कर रहे हैं, वो है ऑटोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. Heterotrophs means organisms which are dependent on other organisms for their food. They utilize complex substances. Examples are animals and fungi. They convert complex substances to simpler substances with the help of enzymes. And these simpler substances, they are used to upkeep and growth of the body. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो कंज्यूम करते हैं, या तो वो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे या किसी और ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करेंगे. हेटेरोट्रॉफ्स की हम बात कर रहे हैं. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड उन्होंने कंज्यूम किया और उसको डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया. नाउ दीज सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ फूड दे आर टेकन इन बाय द बॉडी for growth of the body. And what are enzymes? Enzymes are nothing but the biocatalyst. Biocatalyst means there they are living as well as they are catalyst. Catalyst means जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है बट कंज्यूम नहीं होता, वो उस रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट. एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स का काम वही है. एंजाइम्स जो हैं बायो कैटलिस्ट हैं, वो जो कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस उसको स्पीड अप कर देगा. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से फूड मटेरियल को फॉर्म किया जाता है, और कार्बन की जो रिक्वायरमेंट है या एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है फोटोसिंथेसिस की वजह से. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू फॉर्म. Photosynthesis is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. Photosynthesis जो process है इसमें क्या होता है, autotrophs जो हैं वो raw materials लेते हैं, inorganic materials लेते हैं from outside and convert them into stored forms of energy. Like carbon dioxide plus water, they take in carbon dioxide and water and form carbohydrates. And these carbohydrates, they are stored in the form of starch. So starch is a kind of reserve material for them. एक तरह से रिज़र्व मटेरियल की तरह उसको यूज़ करते हैं. जब भी उनको एनर्जी चाहिए होती है वो स्टार्च को यूज़ कर लेते हैं. सो स्टार्च सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. सो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो है 6 molecules of carbon dioxide when combined with 6 molecules of water in presence of chlorophyll and sunlight, it forms glucose and oxygen, 6 molecules of oxygen. So this is the complete chemical reaction of photosynthesis. And one more important thing is chlorophyll. For autotrophic nutrition to take place, the organism or the plant should have chlorophyll pigment in it. So photosynthesis तभी possible है जब carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight is available. Photosynthesis, in photosynthesis we have steps. The first step is absorption of light energy by chlorophyll. सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है. जो भी सन से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है. क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ अ पिगमेंट विच मेक्स द प्लांट ग्रीन. जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखते हैं.
नाउ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई. दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. तो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स में. तो ये 3 चीज़ें फोटोसिंथेसिस में होते हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये तीनों स्टेप्स इसी सीक्वेंस में हो या पर्टिकुलर टाइम पर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट में ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं जो भी एनर्जी है, जो भी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है, जो भी एनर्जी डे टाइम में, उस पर एक्ट कर पाए और फिर ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोसिंथेसिस के ये स्टेप्स जो हैं 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस में चले, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं जैसे प्लांट को ज़रूरत होती है. सो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली. सेल ऑर्गेनेल्स like chloroplast are present. If you take a cross section of a leaf, you will see some dots in them. Suppose this is a leaf, you will find some dots. If you make a cross section and you see it under the microscope, some dots are present in it. These dots are green in color. The concentrated green color is present in them, and this show that they are cell organelles which contain chlorophyll in it, and this chlorophyll pigment is essential for photosynthesis to take place. तो ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं? ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इनके अंदर होता है क्लोरोफिल. नाउ हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है. एज वी नो वी हैव ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, बट प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. तो उनके पास कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब कर पाते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा क्या है? दीज आर टाइनी पोर्स. छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स की सरफेस पर, और इन टाइनी पोर्स की वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स में फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऐसा नहीं है कि लीव से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है. सो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज. कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. To prevent the loss of water, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. So these pores, इस तरह के पोर्स हैं, जैसे कि स्टोमेटा ओपन है तो ये पोर है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज होने के साथ साथ वाटर लॉस भी होता है प्लांट से. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटल पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, ये किसकी वजह से होती है? इन गार्ड सेल्स की वजह से. ये दोनों जो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं. द गार्ड सेल swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open.
जब भी वाटर इनके आसपास होता है तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करके ये स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होने के बाद कुछ इस तरह से ये डम्बल फॉर्म के बन जाते हैं, और जिसकी वजह से पोर जो है वो ओपन हो जाता है। बट इन केस वाटर नहीं होता तो कुछ इस तरह से, जो सेकंड फिगर है, कुछ इस तरह से ये श्रिंक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पोर जो है वो क्लोज हो जाता है। तो ये है फंक्शन गार्ड सेल का इन मेकिंग स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज्ड। ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय फोटोसिंथेसिस। सो हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। So along with sunlight they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil. Water जो है soil से लिया जाता है roots की help से. Other materials are also taken like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium. They are also taken up from the soil. So soil की importance यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए कि photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए, बट वाटर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल से, उसकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। और ऐसा नहीं है कि बस वो वाटर, उसे अदर मिनरल्स भी चाहिए, अदर मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें उसमें नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. तो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्प करते हैं रूट्स में जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। वो जब नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, वो तभी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि उस नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। The next type of nutrition is heterotrophic nutrition. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. So हमें पता है कि वो organisms जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो देयर आर सर्टेन रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज़। वो रेंज क्या है? वो या तो वो बाहर से फूड ले रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनकी। हर ऑर्गेनिज़म एक ही तरह से फूड अपना बाहर से कंज्यूम नहीं करता। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाहर जो भी फूड मटेरियल अवेलेबल है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। These organisms break down the food material present outside their body and then absorb it. उसके जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उस ऑर्गेनिज्म में, वो एंजाइम्स उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और डाइजेशन, हाफ डाइजेशन बाहर ही हो जाता है, देन दे एब्जॉर्ब इट। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे derive न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ऑर्गेनिज्म को या होस्ट को वो मारते नहीं हैं, पैरासाइट बन जाते हैं, उनकी बॉडी में ही रहते हैं और उनकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर कस्कटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवॉर्म्स। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, टिक्स, लाइस, लीचेस, ये बॉडी में ही रहते हैं। जैसे कि लाइस मीन्स जू, जो बॉडी में ही रहते हैं और होस्ट की बॉडी से वो न्यूट्रिशन अपना लेते रहते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन?
तो पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने हैं। एग्जाम्पल है अमीबा। इनमें कैसे फूड, ये कैसे फूड अपना, ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। दे टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। दिस इज़ एन अमीबा। अमीबा का हमें पता है कि शेप इरेगुलर होता है, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो फूड पार्टिकल बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अमीबा, एंड उसका जो सेल सरफेस है अमीबा का, वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाने लगता है अराउंड द फूड पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और वो करने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जब आ जाती हैं, वो उसको एनवलप बना लेता है उसका फूड पार्टिकल के अराउंड, और वो अपनी बॉडी में उसको ले लेता है, और वो फूड वैक्यूल में वो फिर फूड जाता है कुछ इस तरह से। इन फूड वैक्यूल व्हाट हैपन्स इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो भी फूड पार्टिकल है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बना है, उसको कन्वर्ट करता है सिंपलर सब्सटेंस में, और फिर जब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के बाद जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी लिक्विड पार्ट है अदर देन न्यूक्लियस, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। तो जैसे कि सरफेस पे आके अमीबा ने कंज्यूम किया फूड, इनगल्फ किया, सिमिलरली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, वो यहाँ कॉर्नर्स पे आ जाएगा, और सिमिलरली वो ऐसे ओपन होके बाहर की तरफ थ्रो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम के केस में ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इसमें डेफिनेट शेप है, इसका जो शेप है वो डेफिनेट है, स्लिपर लाइक शेप है इसका। द फूड इज़ टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से फूड ये कंज्यूम करता है, एनगल्फ करता है। जैसे कि फूड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस तरह से कुछ ओरल ग्रूव फॉर्म हो जाता है और वो फूड अंदर चला जाता है बॉडी के। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो सीलिया जो है ये स्मॉल फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है, पैरामीशियम के पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया हेल्प करते हैं फूड को एनगल्फ करने में, और इस तरह से फूड अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है थ्रू फूड वैक्यूल। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है? एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। सो दिस इज़ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड एंड्स थ्रू द एनस। सो दिस इज़ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन। What are the steps in digestion? The first step is when we intake the food. Mouth में सबसे पहले digestion होता है through crushing the food. When we take food, we crush it with teeth. फिर through mastication, जो भी टंग की हेल्प से मिक्सिंग होती है सलाइवा, हमारे माउथ में सलाइवा होता है जो कि सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है माउथ में, जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है फूड की उस लिक्विड पार्ट से, जिसमें जो कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, और वो वेट कर देते हैं फूड को। एंजाइम्स जो प्रेजेंट हैं सलाइवा में, वो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। एंजाइम जैसे कि हम देख चुके हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट। सलाइवा जो है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होती है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका फंक्शन है
स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। तो सलाइवा जो है यहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट माउथ के बाद आया ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। दिस इज माउथ एंड this long tube is known as esophagus or food pipe. Now after this digestion in mouth, the food moves to the stomach. This is stomach. अब स्टमक में क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं स्टमक क्या है। इट इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब इसमें फूड आ जाता है तो ये एक्सपैंड करता है। Here food mixes with digestive juices. It has gastric glands that release hydrochloric acid, pepsin and mucus. तो यहाँ पर further digestion होता है किसकी हेल्प से? digestive juices की हेल्प से। क्यों? क्योंकि स्टमक में gastric glands present हैं जो रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, जिसकी वजह से फर्दर डाइजेशन होगा। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये इसका काम क्या होगा? प्रोटीन, जो भी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? दिस क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। तो एसिडिक मीडियम जो है, जैसे कि हमें पता है फूड के साथ कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंटर करते हैं। तो उस एसिड की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो ऑर्गेनिजम्स किल कर दिए जाते हैं, किल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाते। सो टू प्रिवेंट दैट हार्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium and this acidic medium also facilitates the action of the enzyme pepsin. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रेजेंट होगा स्टमक में तो पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये भी वर्क नहीं करेगी। एंड म्यूकस, म्यूकस भी सिक्रीट होता है स्टमक में। म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। सो अगर फूड प्रेजेंट नहीं है फिर भी HCl प्रेजेंट हो रहा है, बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो म्यूकस क्या है? वो उसको, जो हमारी इनर लाइनिंग है स्टमक की, क्योंकि हमारी इनर लाइनिंग जो है, बॉडी की इनर लाइनिंग्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज से बनी हुई हैं, तो उसको बचाने के लिए म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग्स को अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन HCl इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आपने कुछ लोगों को सुना होगा अबाउट व्हेन दे कंप्लेन अबाउट एक्सेस ऑफ एसिडिटी। सो एक्सेस ऑफ एसिडिटी क्यों हो रही है? क्योंकि या तो फूड में गड़बड़ी है उनके, या एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनका सिक्रीट हो रहा है, बॉडी में प्रिपेयर हो रहा है थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब फूड स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में। यहाँ पर डाइजेशन हो गया, पेप्सिन ने प्रोटीन डाइजेस्ट किया, HCl ने एसिडिक मीडियम दिया टू हेल्प पेप्सिन, और म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। नाउ फूड एंटर्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. तो ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज ये स्टमक है, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से फूड आया और यहाँ डाइजेशन हुआ और यहाँ से निकलता गया। यहाँ कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं स्पिंक्टर मसल, जो रेगुलेट करती हैं कि कितना फूड जाएगा इंटेस्टाइन में। जब उस फूड का डाइजेशन होगा तभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्पिंक्टर मसल जो हैं वो कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं कि थोड़ा थोड़ा फूड ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, जो कि पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. Small intestine क्या है? It is the longest part of the
एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस। और ये कॉम्पैक्ट स्पेस में कैसे फिट हो गया है, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग हुई है। सो दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी ये बीच वाला पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और स्टिल वो इतनी स्पेस में, इतने कॉम्पैक्ट स्पेस में इसलिए आ गया है क्योंकि इसमें कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। कॉइलिंग मीन्स कि इस तरह से अगर हम इसको स्ट्रेट कर दें तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, बट अगर हम इसको इस तरह से करें तो लेंथ ज़्यादा होते हुए भी वो अरेंज हो जाएगा एक छोटी सी स्पेस में। तो एक्सटेंसिव कॉइलिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की। हर्बीवोर्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल टाइप, क्या आपका न्यूट्रिशन टाइप है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स जो हैं, जो भी एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू द कार्निवोर्स एनिमल्स। सो herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. सेल्यूलोज को ईजिली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोर्स एनिमल्स की, वो काफ़ी लंबी होती है। बट कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स दे हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं ये मीट कंज्यूम करते हैं, फ्लैश कंज्यूम करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स का, जो जिसको डाइजेस्ट करना इजी होता है इन कंपैरिजन टू ग्रास एंड ग्रीन प्लांट्स। सो दे हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अकॉर्डिंग टू योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड यू ईट, योर स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज इन लेंथ. The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. It receives secretions of the liver and pancreas. तो यहाँ पर small intestine में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन कहाँ होता है, सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा प्रोटीन्स का डाइजेशन पेप्सिन की हेल्प से होता है जो स्टमक में प्रेजेंट है। और फैट्स का डाइजेशन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिवर और पैनक्रियाज से सिक्रीशंस पोर हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो सिक्रीशंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन कौन से सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं? फर्स्ट इज़ लिवर. These liver, pancreas, they are accessory organs in digestion. So liver क्या करता है? liver bile juice secrete करता है. bile juice जो है it neutralizes acidic food from stomach and acts on food. bile juice जो भी food आ रहा है स्टमक से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से वो फूड एसिडिक होता है और उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो लिवर जो है वो बाइल जूस भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और न्यूट्रलाइज करेगा जो एक्सेस एसिडिटी है फूड में, और फैट्स पे भी काम करेगा। पैनक्रियाटिक जूस एंड एंजाइम्स नीड अल्कलाइन मीडियम टू एक्ट विच इज़ डन बाय बाइल जूस। तो हमें पता है कि पैनक्रियाज और लिवर से सिक्रीशंस आते हैं, उसके जूसेस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है उसको वर्क करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है, तो उसको एंड पैनक्रियाटिक जूस को चाहिए अल्कलाइन मीडियम। तो बाइल जूस जो है उसी एसिडिक फूड को अल्कलाइन करता है। बाइल जूस ब्रेक्स fat molecules present in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them. जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में होता है, जो डिफ़िकल्ट होता है, जिसको डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करना एंजाइम से। सो बाइल जूस जो क्या ये उन फैट मॉलिक्यूल्स, उन बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक करता है। बाइल जूस के साथ साथ बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं जो लिवर सिक्रीट करता है। सो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? दे ब्रेक फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं emulsification. So large globules of fat when converted to small globules by the action of bile salts is called emulsification. The next organ is pancreas, which pour its secretion into small intestine. Pancreatic juice present होता है, जो pancreas secrete करता है, pancreatic juice pour करता है small intestine में. Pancreatic juice में दो enzymes present होते हैं, trypsin and lipase. Trypsin जो है further जो भी stomach में digestion हुआ, pepsin ने digest किया प्रोटीन को, उसको फर्दर ब्रेक डाउन, फर्दर डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन. और लाइपेज का वर्क क्या है? इट ब्रेक इमल्सिफाइड फैट्स. जो भी फैट्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया गया है उसको फर्दर वो कन्वर्ट करेगा इमल्सिफाइड फैट्स में, फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा. नेक्स्ट इज़ इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस. ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में. ट्रिप्सिन ने जो फर्दर डाइजेस्ट किया प्रोटीन को, वो उस प्रोटीन को और डाइजेस्ट करेंगे अमाइनो एसिड. जैसे कि हमें पता है अमाइनो एसिड्स जो हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. तो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा. इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज एंड ऑल्सो फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन ये है. नाउ आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन इट गोज़ इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. बट यहाँ पर हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे किस तरह से डाइजेशन हुआ. नाउ वॉल्स जो हैं इंटेस्टाइन की, वो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करती हैं, और वो करती हैं विद द हेल्प ऑफ विलाई. विलाई क्या है? दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस present in the inner lining of small intestine. Small intestine, suppose this is small intestine, कुछ इस तरह से finger like projections होते हैं जो absorb करने में help करती हैं. क्यों? क्योंकि ये surface area increase कर देती हैं inner linings का. जो walls हैं inner lining small intestine की, उसके surface area को increase करके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. एंड दीज विलाई, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़. तो विलाई ने एब्जॉर्ब करने में हेल्प किया, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया. कैसे? क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है और उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं. वो ब्लड वेसल्स उस एब्जॉर्ब फूड को हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक बॉडी सेल तक पहुंचाते हैं, जहां पर हर एक सेल को एनर्जी मिलती है और वो नए टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं. इस तरह से फूड का जो न्यूट्रिशन है विलाई से पूरे बॉडी में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. जो मेजर एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ पर अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है भेजा जाता है, जहाँ पर विलाई जो हैं, विलाई लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है. लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई का फंक्शन क्या है? बस वाटर एब्जॉर्ब करना, बस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है और ये रेगुलेट किया जाता है एनल स्फिंक्टर से.
सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट न्यूट्रिशन, जो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेसेस में। आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।